हेलो दोस्तों, मैं हूं नीरज और आप देख रहे हैं स्टडी कॉमर्स। और आज हम इस वीडियो में यूपी टीजीटी पीजीटी कॉमर्स से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं रिगार्डिंग दी सब्जेक्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ये है पार्ट 2। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में भी आपको उसका लिंक मिल जाएगा। आप हमारे लेक्चर की पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं, सिर्फ आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना है। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया होगा या फिर आप इस दिए गए क्यूआर कोड को भी स्कैन करके हमें ज्वाइन कर सकते हैं और फ्री पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपनी कॉपी पेन को निकाल लीजिए, क्योंकि इस लेक्चर में मैंने ज़्यादातर क्वेश्चंस दिए हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चन दिए हैं, तो आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो आप कॉपी पेन निकाल के ही इस वीडियो को कंटिन्यू करिएगा। अब आइए फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। आपके सामने कुछ इंफॉर्मेशन दे रखा है, जैसे कैश 10,000, स्टॉक 25,000, डेटर्स 5,000, क्रेडिटर्स 22,000, बैंक ओवरड्राफ्ट दिया है 8,000 और आपसे कह रहा है कैलकुलेट करंट रेशियो। आपको करंट रेशियो कैलकुलेट करना है। एक बार ऑप्शंस देख लेते हैं, क्या ये 4:3 होगा, 3:4 होगा, 4:5 होगा या फिर 3:5 होगा। तो सबसे पहले करंट रेशियो का फॉर्मूला लिख लेते हैं। करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। तो एक तरफ हम करंट एसेट लिख लेते हैं और दूसरी तरफ करंट लायबिलिटी। सारे जो भी ऑप्शंस दिए गए हैं उनको हम एक बार इवेल्युएट कर लेते हैं। फर्स्ट है कैश, तो कैश आपका करंट एसेट है। नेक्स्ट है स्टॉक, तो स्टॉक भी आपका करंट एसेट है, क्योंकि इसे बेच के भी आपको पैसा मिलने वाला है। नेक्स्ट है डेटर्स, डेटर भी आपके करंट एसेट्स हैं। डेटर्स कैसे करंट एसेट्स हैं? जब भी आप क्रेडिट सेल करते हो तो जो भी बायर होता है वो डेटर्स बन जाता है, यानी कि फ्यूचर में उस बायर से आपको पैसा मिलने वाला है। तो एक तरीके से डेटर्स जो हैं वो आपके करंट एसेट्स का पार्ट बन जाते हैं। नेक्स्ट है क्रेडिटर्स, आपको किसी को पेमेंट करना है तो आपकी ये लायबिलिटी है, तो क्रेडिटर्स भी आपके करंट लायबिलिटी हो जाएंगे। नेक्स्ट है बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट एक फैसिलिटीज़ है, जब आपके पास इनसफिशिएंट बैलेंस होता है तो बैंक या कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आपको आपके एक लिमिट तक पैसा एक्स्ट्रा निकालने के लिए, मतलब विड्रॉ करने की परमिशन देती है या फैसिलिटीज़ देती है, जिसे हम बैंक ओवरड्राफ्ट कहते हैं। तो अगर आपने बैंक से कुछ पैसे लिए तो वो भी आपको पेमेंट करना पड़ेगा, वापस करना पड़ेगा। तो बैंक ओवरड्राफ्ट भी हमें करंट लायबिलिटी का पार्ट हो जाएगा। बाकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है तो हम टोटल कर लेते हैं। करंट एसेट्स क्या होगा? 25, 5, 30, 10, 40। करंट एसेट्स आपका आ गया 40,000। करंट लायबिलिटी देख लेते हैं, 22, 8, 30, 30,000 हो गया आपका करंट लायबिलिटी। अब फॉर्मूला में पुट कर देते हैं, करंट एसेट कितना हो गया? 40,000। करंट लायबिलिटी कितना हो गया? 30,000। 4 जीरो से 4 जीरो को हटा देते हैं तो आ जाएगा 4:3 आपका आंसर आ जाएगा। अब ये करंट रेशियो का वैल्यू आ गया। तो करंट रेशियो आपको पता होना चाहिए कि करंट रेशियो जो है वो हमें लिक्विडिटी बताता है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि करंट रेशियो इज अ टाइप ऑफ लिक्विडिटी रेशियो। अब लिक्विडिटी रेशियो का क्या मतलब है ये समझ लो। लिक्विडिटी रेशियो हमें ये बताता है कि क्या एक कंपनी के पास इतना पैसा है कि वो शॉर्ट टर्म कमिटमेंट्स को फुलफिल कर सकता है, क्या वो अपने शॉर्ट टर्म कमिटमेंट्स को पे कर सकता है फ्रॉम कैश और कैश इक्विवेलेंट। यहाँ ध्यान रखना कि कैश के साथ या फिर कैश इक्विवेलेंट के साथ ही करना होगा हमें, कैश या कैश इक्विवेलेंट। कैश का मतलब आप सभी जानते हैं, कैश इक्विवेलेंट का क्या मतलब है कि एनी एसेट विच कैन बी इजिली कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन अ ईयर। कोई भी ऐसी एसेट जिसको हमें 1 साल के अंदर हम कन्वर्ट कर सकते हैं, उसे हम कैश इक्विवेलेंट के अंतर्गत लाते हैं। तो बेसिक चीज़ें आपको समझ में आ गई। यहाँ पे आइडियल रेशियो के बारे में पता होना चाहिए, ये चीज़ें भी आपसे पूछी जा सकती हैं। आइडियल करंट रेशियो क्या होता है? 2:1 होता है। इसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं, करंट रेशियो इज इक्वल टू 2/1। 1 क्या है? ये है आपकी लायबिलिटी और ये क्या है? एसेट। यानी कि अगर आपकी लायबिलिटी 1 रुपये की है तो कम से कम आपके पास 2 रुपये तो होने ही चाहिए,
क्योंकि अगर आपने 1 रुपये की लायबिलिटी जो है वो पे कर दिया तो उसके बाद भी आपके जेब में कुछ पैसे होने चाहिए। तो यहाँ पे करंट रेशियो आपका आ गया 4:3, यानी 3 रुपये की आपके पास लायबिलिटी थी और आपके पास 4 रुपये है, तो ये हम कहेंगे कि करंट रेशियो अच्छा है। तो यहाँ पे जो वैल्यू आया है वो हमें बताता है कि हमारे पास इनफ फंड है अपनी लायबिलिटीज़ को फुलफिल करने के लिए। तो करंट रेशियो पूछा है तो करंट रेशियो हो जाएगा 4:3 जो कि है ए। तो फर्स्ट का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए 4:3। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ द नेट सेल्स ऑफ द ईयर इज रुपीज 7,50,000 एंड डेटर्स is rupees 1,50,000, then what will be the average collection period? आपको कुछ इंफॉर्मेशन दे रखा है, जैसे नेट सेल्स दे रखा है 7,50,000, डेटर्स दे रखा है 1,50,000 का, और आपसे एवरेज कलेक्शन पीरियड पूछ रहा है। एक बार ऑप्शन देख लेते हैं, क्या ये 37 डेज होगा, 56 डेज होगा, या फिर 74 डेज होगा, या फिर नन ऑफ द अबव। एक बार एवरेज कलेक्शन पीरियड का फॉर्मूला लिख लेते हैं। एवरेज कलेक्शन पीरियड इज इक्वल टू डेटर्स अपॉन नेट सेल्स इंटू 365। डेटर्स कितना है 1,50,000, नेट सेल्स कितना है 7,50,000 इंटू 365। 4 जीरो से 4 जीरो को हटा देंगे, 15 एकम 15, 15 पच्चे 75, फिर 5 एकम 5, 5 सते 35, 5 15, यानी 73 डेज आपका आंसर आ जाएगा। अब समझ लो कि एवरेज कलेक्शन पीरियड क्या बताता है। एवरेज कलेक्शन पीरियड हमें ये बताता है कि हम अपने डेटर्स को कितनी जल्दी हम उसे कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। Average collection period tells us how quickly we are able to convert our debtors into cash. मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ debtors into cash। अब मतलब समझ लो, आपने टोटल सेल्स जो है वो 7,50,000 का किया है, लेकिन डेटर्स कितने हैं 1,50,000, यानी कि 7,50,000 रुपये का आपने टोटल सेल किया है, लेकिन 1,50,000 रुपये अभी तक आपको नहीं मिले हैं, वो आपको मिलेंगे। तो एवरेज कलेक्शन पीरियड क्या बताता है कि कितनी जल्दी ये आपके जो डेटर्स हैं, जो आपके देनदार हैं, वो कितने टाइम फ्रेम में वो पैसे आपको रिकवर हो जाएंगे। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना कि जितना कम समय हो उतना ही फर्म के लिए बेटर है। लेसर द पीरियड द बेटर इट इज़। ये ध्यान रखना कि जितना कम पीरियड होगा, आप ही सोचो कि आपने किसी को पैसे दिए हैं, जितना जल्दी वो कैश में कन्वर्ट हो जाए उतना ही बेहतर है आपके लिए। आप थोड़ी चाहोगे कि आपने अपने फ्रेंड को पैसा दिया है अब वो 4 साल में दे। आप चाहते हो कि 1 हफ्ते, 10 दिन या 2 महीने या 4 महीने में वो पैसे आपको रिटर्न हो जाए। तो जितना जल्दी रिटर्न हो जाए उतना ही बेहतर है फर्म के लिए। तो यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन में एवरेज कलेक्शन पीरियड पूछा था, तो हमने कैलकुलेट कर लिया है 73 डेज, जो कि ऑप्शन में नहीं है। तो यानी सेकंड का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। एक चीज़ ध्यान रखना कि हो सकता है कि आपको लगे कि ये रेपिटेटिव क्वेश्चंस हैं, लेकिन इसी तरीके के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, तो आपको फॉर्मूला नोट कर लेना है अपने रूम में जहाँ भी आप पढ़ते हो। आप वॉल पे सारा फॉर्मूला नोट करके स्टिक कर लो और डेली रिवाइज करो और कॉपी पेन निकाल के प्रैक्टिस करो इस तरह के क्वेश्चन को, क्योंकि यही क्वेश्चंस जो हैं वो रैंक बनाते हैं। कई लोग न्यूमेरिकल को पूरी तरीके से इग्नोर कर देते हैं और उसी की वजह से उनका मेरिट में नाम नहीं आ पाता है। तो न्यूमेरिकल को बिल्कुल इग्नोर मत करो। अगर आप कहोगे तो मैं प्रॉपर पार्टनरशिप का, फाइनल अकाउंट का, जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं वो सारा डिटेल में कवर कराऊंगा। और ये बिल्कुल भी मत सोचो कि आपने 50 क्वेश्चन सॉल्व किए या 100 क्वेश्चन सॉल्व किया। हो सकता है कि मैं आने वाले वीडियोस में 10-10 न्यूमेरिकल सॉल्व कराऊं, लेकिन एक्सप्लेनेशन भी आपको आना चाहिए। सिर्फ न्यूमेरिकल सॉल्व करना कोई बड़ी बात नहीं है, आप सॉल्व कर सकते हो, लेकिन आपको सारी चीज़ें समझ में भी आनी चाहिए। इस चीज़ का भी आप ध्यान रखना। तो जो भी क्वेश्चन यहाँ पे कराए जा रहे हैं उनका मेन फोकस ये है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो, आपकी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो, आपको समझ में आए चीज़ें, इसलिए मैं आपको डिटेल में सारी चीज़ें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो उम्मीद है आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा कैलकुलेट पीवी रेशियो। आपको प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो कैलकुलेट करने के लिए कह रहा है। प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो आपको कुछ इंफॉर्मेशन दे रखा है, जैसे ईयर 2020, 2021 सेल्स दे रखा है और प्रॉफिट दे रखा है। 2020 में जो सेल्स है 1 लाख है और 2021 में 1,25,000। प्रॉफिट देख लेते हैं, 2020 में 10,000 है और 2021 में 20,000 है। आपको पीवी रेशियो कैलकुलेट करना है। एक बार ऑप्शन देख लेते हैं, क्या ये 20% होगा, 40% होगा, 51% होगा या फिर नन ऑफ द अबव। तो सबसे पहले आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। फॉर्मूला लिख लेते हैं, पीवी रेशियो इज इक्वल टू चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल्स इनटू 100। चेंज इन सेल्स इनटू 100। अब चेंज इन प्रॉफिट देख लेते हैं, 10,000 से चेंज होके कितना हुआ, 20,000, यानी प्लस 10,000 का चेंज हुआ है। सेल्स देख लेते हैं, 1 लाख से 1,25,000 हुआ, यानी 25,000 इंक्रीज हुआ है, तो प्लस 25,000 कर देंगे। अब फॉर्मूला में पुट कर दो, 10,000 बटे 25,000 इंटू 100। तो 3 0 से 3 0 को हटा दो, 25 से कम 25, 25 चौका 100 और 10 इंटू 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 40%। ये आपका पीवी रेशियो कैलकुलेट हो गया। यहाँ पे ध्यान रखना कि ये फर्स्ट फॉर्मूला है पीवी रेशियो का। 3 और फॉर्मूलाज हैं जो हम नेक्स्ट स्लाइड में देखने वाले हैं। तो ये फॉर्मूला एकदम याद कर लो, पीवी रेशियो इज इक्वल टू चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल्स इनटू 100। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, एग्जाम में कई बार यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए। तो क्वेश्चन थर्ड का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, 40%। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग इज करेक्ट। आपको करेक्ट फॉर्मूला बताना है। फॉर्मूला मैं पढ़ देता हूँ, पीवी रेशियो इज इक्वल टू सी अपॉन एस। पीवी रेशियो इज इक्वल टू एफ प्लस पी अपॉन सेल्स। नेक्स्ट है पीवी रेशियो इज इक्वल टू एस माइनस वी अपॉन सेल्स। नेक्स्ट है पीवी रेशियो इज इक्वल टू सी अपॉन चेंजेस इन सेल्स। लास्ट है पीवी रेशियो इज इक्वल टू एफ अपॉन सेल्स। यहाँ पे मैं बता दूं कि सी का मतलब होता है कंट्रीब्यूशन, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। सी का मतलब कंट्रीब्यूशन, एस का मतलब है सेल्स, एफ का मतलब है फिक्स्ड कॉस्ट, पी का मतलब है प्रॉफिट। ये शॉर्ट में मैं यहाँ पे आपको बता दे रहा हूँ। तो एक बार ऑप्शन देख लेते हैं, क्या ये 1, 2 एंड 3 सही होगा, क्या ये 2, 3 एंड 5 सही होगा, या फिर 1, 2, 3 एंड 4 सही होगा, या फिर ऑल ऑफ द अबव। एक बार सारे फॉर्मूलाज को समझ लेते हैं। पहला फॉर्मूला मैंने अभी आपको बताया कि पीवी रेशियो इज इक्वल टू होता है चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल्स इनटू 100। सेकंड फॉर्मूला देख लेते हैं, पीवी रेशियो इज इक्वल टू एस पी माइनस वी सी अपॉन एस पी इंटू 100। एस पी का क्या मतलब, सेलिंग प्राइस, और वी सी क्या मतलब, वेरिएबल कॉस्ट, और एस पी सेलिंग प्राइस इंटू 100। तीसरा फॉर्मूला देखते हैं, पीवी रेशियो इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इंटू 100। अब यहाँ पे देखो कि जो ऊपर का फॉर्मूला है और नीचे जो फॉर्मूला दिया गया दोनों सेम, क्योंकि कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू होता है एस पी माइनस वी सी। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट कंट्रीब्यूशन निकाल ले रहे हैं, तो ये भी फॉर्मूला हो सकता है, तो ये ध्यान रख, तो ये चीज़ें ध्यान रखना। फोर्थ फॉर्मूला देखते हैं, पीवी रेशियो इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट अपॉन सेल्स। ये फॉर्मूला है। तो ये 4 इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं जो आपको पीवी रेशियो कैलकुलेट करने में, प्रॉफिट वॉल्यूम कैलकुलेट करने में आपको हेल्पफुल है। तो एक बार सारे ऑप्शंस को देख लेते हैं। फर्स्ट है प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स। तो ये देखो थर्ड वाला जो है कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स दिया गया है, तो ये तो फॉर्मूला होगा। नेक्स्ट है पीवी रेशियो इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट अपॉन सेल्स। तो ये देखो फोर्थ वाला है फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट अपॉन सेल्स, तो ये भी फॉर्मूला होगा।
नेक्स्ट है पीवी रेशियो इक्वल टू एस माइनस वी अपॉन सेल्स, तो यही चीज़ है। फॉर सेकेंड वाला देख लो, एस पी माइनस बी सी अपॉन एस पी इंटू 100, तो ये भी फॉर्मूला है। नेक्स्ट है कंट्रीब्यूशन अपॉन चेंजेस इन सेल्स। देखो ये फॉर्मूला हर जगह आपको नहीं मिलेगा, बट आप वर्ड सिचुएशन में यूज़ कर सकते हो। कंट्रीब्यूशन अपॉन चेंजेस इन सेल्स जो है वो बहुत ही रेयर यूज़ किया जाता है और हर बुक में आपको मिलेगा भी नहीं, लेकिन ये भी फॉर्मूला सही है। लास्ट देख लेते हैं, पीवी रेशियो इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन सेल्स। देखिए ये फॉर्मूला पीवी रेशियो का नहीं है। ध्यान रखना कि जब भी फिक्स्ड कॉस्ट की बात आएगी तो वहाँ पे प्रॉफिट ज़रूर होगा, अदरवाइज हम प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। तो फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन सेल्स जो है वो कभी भी पीवी रेशियो का फॉर्मूला नहीं होता है। तो यानी 1 2 3 4 ये चारों फॉर्मूला है और फिफ्थ वाला जो है वो फॉर्मूला नहीं है। तो फोर्थ का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी 1 2 3 एंड 4 ओनली। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्यू आइटम ऑफ लाइबिलिटीज आर गिवन बिलो। कुछ लाइबिलिटी आपको दे रखा है, जैसे बैंक ओवरड्राफ्ट, डिवेंचर्स, लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, क्रेडिटर। आगे कह रहा है फ्रॉम द एबव गिवन इंफॉर्मेशन द करंट लाइबिलिटी इज। आपको करंट लाइबिलिटी बताना है। एक बार ऑप्शंस देख लेते हैं, क्या ये फोर्थ एंड फिफ्थ सही होगा, क्या ये फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ सही होगा, क्या ये फर्स्ट फोर्थ एंड फिफ्थ सही होगा, या फिर ऑल ऑफ द अबव। एक बार सारे चीज़ों को समझ लेते हैं। करंट लायबिलिटी का क्या मतलब है कि जो शॉर्ट टर्म के लिए हो, जो शॉर्ट टर्म या शॉर्ट पीरियड के लिए हो, जिसे हम बोलते हैं विद इन अ ईयर या फिर विद इन 12 मंथ। वो आपकी ऐसी लायबिलिटी जो आपको एक साल के अंदर पे करनी है, शॉर्ट पीरियड के लिए, उसे हम करंट लायबिलिटी कहते हैं। तो एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले ओवरड्राफ्ट है, बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटीज आपको बैंक देती है जब आपके पास इनसफिशिएंट फंड होता है, तो बैंक या फिर कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो है वो आपको एक सर्टेन लिमिट तक पैसे एक्स्ट्रा निकालने की परमिशन देती हैं। जैसे आपने पिछले क्वेश्चन में देखा कि 8,000 का बैंक ओवरड्राफ्ट मिला था, तो बैंक ओवरड्राफ्ट क्या है, ये करंट लायबिलिटी है क्योंकि आपको वो एक साल के अंदर पे करना है। नेक्स्ट है डिबेंचर। डिबेंचर जो है वो लॉन्ग टर्म के लिए होता है। बेसिकली डिबेंचर क्या होता है, ये एक डेट इंस्ट्रूमेंट होता है। डेट इंस्ट्रूमेंट यानी आपने उधार लिया है और उस उधार के बदले आपको एक कागज मिला है, एक पेपर मिला है जो कि ये प्रूव है कि आपने लोन लिया है। तो डिबेंचर जो है वो लॉन्ग टर्म है, तो ये करंट लायबिलिटी का पार्ट नहीं होगा। नेक्स्ट है लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। जनरली लोन जो होता है वो लॉन्ग टर्म कंसीडर किया जाता है अनलेस कि वो शॉर्ट टर्म लोन लिखा हो, क्योंकि जनरली हम लोन जो है वो एक साल से अधिक समय के लिए लेते हैं। अगर मेंशन नहीं है कि लोन शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म है, तो वहाँ पे हम हमेशा लॉन्ग टर्म लोन कंसीडर करेंगे। नेक्स्ट है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस हैं जो कि ड्यू हो चुके हैं लेकिन अभी भी पेमेंट उनका हुआ नहीं। आउटस्टैंडिंग expenses is a type of expenses that is due but has not been paid. ये ध्यान रखना कि ड्यू हो चुका है लेकिन अभी पे नहीं हुआ है। फॉर एग्जांपल सैलरी, तो इसे तो आपको देना ही होगा, तो ये भी करंट लायबिलिटी का पार्ट होता है। नेक्स्ट है क्रेडिटर्स। चाहे वो आपके ट्रेड क्रेडिटर्स हों चाहे सन्ड्री क्रेडिटर्स हों, ये सब करंट लायबिलिटी के पार्ट हैं क्योंकि उन्हें भी आपको एक साल के अंदर पे करना ही होता है। तो फर्स्ट फोर्थ और फिफ्थ जो है वो आपका करंट लायबिलिटी का पार्ट हो जाएगा। आप सभी एक बार करंट लायबिलिटी में क्या क्या इंक्लूड किया जाएगा ये देख लेना, और करंट एसेट में क्या क्या इंक्लूड किया जाएगा ये सारी चीज़ें एक बार ज़रूर देख लेना। तो फिफ्थ का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, फर्स्ट फोर्थ एंड फिफ्थ ओनली। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो आप हमें इंस्टाग्राम पे भी पूछ सकते हैं। हमारी आईडी है स्टडी कॉमर्स ऑफिशियल। आप अपने जो भी डाउट्स है वो यहाँ पे पूछ सकते हैं। तो ये था यूपी टीजीटी पीजीटी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अगर आपके कोई फीडबैक हैं या कोई सजेशन है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। आने वाले वीडियोस में हम उसको इनकॉर्पोरेट करेंगे।
तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।